सरकार मुर्दाबाद। नई शिक्षा नीति वापिस लो। कौशल रोजगार निगम को भंग करो। कच्चा कर्मचारी को पक्का करो। मंच पर बैठे, परंतु वो किसी टूम से कम नहीं है जो साइड में बैठे छात्र। मैं देख रहा हूं हमारे मार्गदर्शक, हमारे रास्ता दिखाने वाले चिंतक, थिंकर टैंक और हमेशा से ही बलिदान और त्यागों की मूर्ति साथी सतपाल शिवाज जी वहाँ बैठे हैं, जिनके सीख कर हमने यहाँ तक काम करना शुरू किया। हमारे पूर्व प्रधान साथी वजीर सिंह, साथी जरनैल सिंह जो आज रिटायर्ड कर्मचारी किसान सभा में काम करते हैं वो बैठे हैं। साथी फूल सिंह शौकन रिटायर्ड कर्मचारी संघ के नेता, अलग अलग संगठनों के नेता और तमाम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, स्टेट कमेटी के जिला प्रधान सेक्रेटरी जो पिछले 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं, जत्थे चलाए हुए हैं, जिनकी बदौलत आज ये कट है। ये 2-4 लोगों का कट नहीं है, पूरी राज्य कार्यकारिणी और सहयोगियों का कट है। वो ठीक है, व्यवस्था के नाते इन्होंने प्रबंध किया है कि कौन मंच पे बैठेगा, कौन साइड में, पर उनका योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। वो काम कर रहे हैं और तमाम जो संगठनों से साथी आए हैं मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और सबसे ज्यादा जो सामने दरियों पर बैठे हैं, मैंने जिनके अभी तक नाम लिए वो किसी ना किसी पद पर हैं। उनकी एक जिम्मेवारी, एक मजबूरी है यहाँ आना बैठना, परंतु ये बहनें मातृशक्ति, ये साथी जो आए हैं, ये अपनी जिम्मेवारी खुद तय करके आए हैं कि हमें जीन चलना चाहिए, आज हमें रैली की शोभा बढ़ानी चाहिए। मैं नमन करता हूं हाथ जोड़कर ये पूरे श्रोतागण को, मातृशक्ति को, पुरुष साथियों को कि आपकी बदौलत आज जींद के अंदर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के माध्यम से केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को हम ललकारने के लिए काबिल हुए हैं। बहुत बहुत आभार आपका। तो साथियों, पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की यहाँ बात नहीं करूँगा, इतना समय नहीं है। 2 घंटे की क्लास चाहिए, वो अब अध्यापक है, यहाँ रैली का ही टाइम 2 घंटे बनता है मौसम के अनुसार। परंतु मुख्य मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो यही है, महासचिव जी बार बार यहाँ मांगे पड़ रहे हैं कि ये मांग है, वो मांग है। आपकी 20 मांग है, 25 मांग है। हो सकता है ये जो तमाम लोग बैठे हैं उनका 5 मांगों से कोई वास्ता ना हो, किसी का 15 मांगों से कोई वास्ता ना हो, परंतु एक चीज है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसकी क्या कमियां हैं, क्या होना चाहिए शिक्षा का ढांचा, वो क्योंकि अभी बोलकर गई थी मुकेश भी, एक शब्द में वो यूज नहीं करूंगा। हम सब घर परिवार वाले लोग हैं, जब तक सृष्टि रहेगी, बच्चे आते रहेंगे दुनिया में, उन बच्चों की बढ़िया पढ़ाई का प्रबंध होना चाहिए। ये चिंता आप सबकी है, हम सबकी है। वो जो चिंता है शिक्षा नीति कैसी होगी, वो ही हमें इकट्ठा बांध रही है। आज यहाँ किसान भी बैठे हैं, मजदूर भी बैठे हैं, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, कच्चा कर्मचारी, पक्का कर्मचारी, आज मिड मॉडल संस्कृति स्कूल, आरोही स्कूल, मेवात मॉडल स्कूल, ये जो तमाम नाम, कंप्यूटर टीचर, एक चीज हमें बांध के रखती है कि ये सरकारी स्कूल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये स्कूलों के अंदर मुफ्त शिक्षा हमारी औलाद को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, नस्ल और फसल का आंदोलन था कि वो फसलें बचेंगी, आगे नस्लें बचेंगी। ये शिक्षा भी उसी नस्ल का आंदोलन है। हमारी जो नस्लें हैं, क्या वो आज़ादी से पहले हजारों साल पुराने जमाने में जाएंगी? क्या वो मजदूरियां करेंगी, अंधविश्वास में विश्वास रखेंगी, जादू टोना में विश्वास रखेगी, या जो दुनिया आगे बढ़ गई 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, आज तरक्की कर ली विज्ञान ने, उसके बारे में हमारी औलाद कुछ जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी? हमारी औलाद पढ़ लिख के काबिल इंसान बनेगी कि नहीं बनेगी? वो भारत का एक जिम्मेवार नागरिक बनेगी कि नहीं बनेगी? वो अपने पैरों पे रोजी रोटी कमाकर
खड़ा हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। वो संविधान के जो मूल्य हैं, बराबरी की बात है, सबको एक जैसा देखने की बात है, जात पात से ऊपर उठने की बात है, रंगों और धर्मों से ऊपर उठने की बात है। क्या आने वाली नस्लें ऐसा बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी? इन सब के पीछे एक ही चीज है दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, वो किसी भी देश की शिक्षा नीति है। अगर शिक्षा नीति ठीक होगी तो हम उस रास्ते पे चलेंगे, और शिक्षा नीति गलत होगी तो हम उस रास्ते पे चलेंगे। घर में कौन कैसा चलता है हम सबको पता है। तो हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध नहीं करते। हम मांग करते हैं प्रत्येक देश में एक अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए। मैंने कहा कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए। अंग्रेजों से पहले से भी शिक्षा नीतियां रही हैं, उनके अपने अपने लक्ष्य उद्देश्य रहे हैं, अंग्रेजों ने भी बनाई। और अंग्रेजों के टाइम में जो लोग संघर्ष करते थे भारत की जनता के लिए, उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी शिक्षा नीति के नाम पे। चाहे वो हमारे पास आज के हम हीरो के रूप में याद करते हैं ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के समक्ष प्रस्ताव रखे थे कि सबको फ्री पढ़ाया जाए। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है। कोई आज मैं या कोई और ज्ञान देने नहीं आ गया, समाज को शिक्षा मिले, ये लड़ाई बहुत लंबी है। वही सैकड़ों वर्षों की लड़ाई का परिणाम है कि 2009 में शिक्षा अधिकार कानून बनकर आया था हिंदुस्तान में। उस कानून में बहुत कमियां थी, परंतु एक बात ये जरूर जीत के रूप में दर्ज है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिला, एक कानून बना देश के अंदर। ना पुरानी सरकार ने ईमानदारी से लागू किया और नई सरकार ने तो बैठाई बैठा दिया, उस कानून को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। तो दोस्तों, मैं जो कह रहा था कि हमें अच्छी शिक्षा नीति चाहिए, जरूर चाहिए, परंतु वर्तमान के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से लागू की जा रही है, ये वो शिक्षा नीति नहीं जो मोदी साहब कहते हैं ना, भाइयों और बहनों 130 करोड़ लोगों, उन भाइयों और बहनों का भला करने की शिक्षा नीति नहीं है। ये बात मिठी है, अंदर जहर की पुड़ी है। ये इस देश की गरीब जनता को समाप्त करने की शिक्षा नीति है। ये केंद्रीयकरण करती है शिक्षा का, ये बाजारीकरण करती है, ये भगवाकरण करती है, ये धार्मिक उन्माद फैलाती है, ये शिक्षा का निजीकरण करती है, और क्या क्या बताऊं, ये बेचती है शिक्षा को। और करोड़ों करोड़ लोग, खास तौर से मैं इस देश में खड़ा हूं, गर्व कहूं या शर्म कहूं समझ नहीं आता कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए 5-5 किलो अनाज देता हूं, और ये भी बात सच है, आपको पता ही होगा कि उसमें अनाज के कीमत कम है और थैले की कीमत ज़्यादा है, जिस पे सांप की फोटो लगी हुई है। वो थैला टंगा रहता है, घर में चूल्हा नहीं जलता। गैस सिलेंडर बांट दिए, गैस भरवाने की हिम्मत नहीं है, उसके ऊपर बैठ के ही काम चलाया जाता है, चलाया नहीं जाता। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हों, उस देश में शिक्षा नीति, शिक्षा अगर मोल मिलेगी तो मुझे नहीं लगता देश की आज़ादी के पहले जो आंकड़े थे उनसे कुछ आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। हम देश की आज़ादी के समय थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है ज्ञान में, विद्वान लोग बैठे हो, 17-18% आंकड़े थे हमारी साक्षरता दर के। 2011 के जो आंकड़े आए हैं वो 74-75% के आए हैं। 21 में तो साहब ने आंकड़े इकट्ठे करे नहीं अभी तक, और आंकड़ों से डर लगता है, सभी आंकड़े बंद कर रही है साहब सरकार। तो 74-75% ये जो शिक्षा के आंकड़े बड़े हैं, कुछ तो योगदान होगा इस समाज का, इस सरकारों का। चाहे वो 1964 की पहला कोठारी कमीशन, अभी साथी बोलकर गए थे, उसमें कहा था स्कूल जाएगा बच्चे के पास, जहां 10 बच्चे होंगे स्कूल खोला जाएगा, जहां 10 बच्चे होंगे विषय लागू किया जाएगा, सबको फ्री शिक्षा पढ़ाई जाएगी।
बल्कि वहाँ तो ये भी कहा गया था कि रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे, बच्चों के चौमुखी विकास के लिए ऐसे स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 1986 की भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हमारे पास और अब 2020 की आ रही है। ये क्या कह रही है? ये कह रही है बच्चा स्कूल के पास आएगा। मतलब गांव के अंदर गरीब का बच्चा ना पढ़ जाए। आज मैं कह रहा हूँ 11 के आंकड़े 74% है, अभी 100% नहीं है। एक केरल को छोड़ दे, त्रिपुरा को छोड़ दे, वो स्टेट है उनकी सरकारों ने काम किया वर्षों से जहाँ 100% साक्षरता दर आई, परंतु देश में नहीं आई। तो बहुत काम किया पिछली सरकारों ने, पर काम और बनता था, आगे बढ़ाने का काम बनता था। पर इस शिक्षा नीति को जब गांव के अंदर स्कूल थे तब 100% साक्षरता नहीं हुई, अब यह गांव से स्कूल उठा रहे हैं। कम्प्लेक्स स्कूल बनाएंगे आस पड़ोस में, वहाँ कहेंगे सारे बच्चे आओ। छोटे छोटे बच्चे जिनको चलना नहीं पूरा आता, सुबह शाम रोटी पूरी नहीं मिलती, घर में बहुत तरह के क्लेश है, समाज में गरीबी है, भूख मरी है, लड़कियां रात को रोती रहती हैं, सोती नहीं है, वो सुबह दूसरे गांव में जाकर पढ़ाई करेंगी। माँ उसकी चारपाई पे है, बाप शराबी है, पता नहीं क्या क्या दिखते हैं। हमने नौकरी करी है समाज के अंदर, एक एक बच्चे की तय तक जानकारियां ली हैं। 36 साल नौकरी का अनुभव है मेरा भी, हजारों बच्चों का, उनके परिवारों का अनुभव है कि जब हम उनको उनके घर तक सुविधा दे तब भी पढ़ाई संभव नहीं है। और अगर हम उनको बाहर बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स स्कूल में और दूसरे गांव में, तो ये आंकड़े कितने कम होंगे। दूसरी बात, अभी ट्रांसफर की बात हुई है, मैं बताना चाहूँ कोई साथी बहुत अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, शायद वो ना समझते हो, मंच पर भी नेता बैठे हैं अलग अलग तरह के। मतलब किसी आम आदमी से बात कर लो कि तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफर को तबादला कहते हैं। तबादले होने का मतलब एक ही है, एक आदमी, एक महिला, एक पुरुष, एक स्त्री इस स्कूल से उठ के दूसरे स्कूल में चली गई। कुछ नियम हो सकते हैं सरकार के, परंतु दो मुख्य बात, बच्चों की जरूरत और टीचर की जरूरत। या टीचर की जरूरत के अनुसार बदली होगी या बच्चों की जरूरत के अनुसार, और कोई बात नहीं है किसकी कहाँ होगी, ये कुछ नियम हो सकते हैं। परंतु हरियाणा की खट्टर सरकार ने अभी जो तबादले करे हैं वो तबादले नहीं हैं। मंच वाले नेताओं को भी बताना चाहूंगा, आपको भी, वो एक काला जादू किया, काला जादू। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शामिल करते हुए काला जादू किया। तबादलों से पहले शिक्षा मंत्री जी कहते हैं विधानसभा में हरियाणा में 38,000 पोस्टें खाली हैं, टीचर की पोस्ट खाली है 60,000 से ज़्यादा। जो चाहिए शिक्षा अधिकार कानून के अनुसार, जो चाहिए अलग अलग शिक्षा आयोग के अनुसार, 60,000 से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी मिल सकती है, पर वो विधानसभा में कहते हैं 38,000 पोस्ट खाली है। ऐसे ट्रांसफर किए, आज वो कह रहे हैं 14,000 पोस्ट खाली। कोई भर्ती नहीं करी 3 महीने में, कुछ नहीं कराया, कुछ रिटायर जरूर हो गए 100-200, तो वो 38,000 के 14,000 खाली कैसे रह गए। नए शब्द लेकर आए, कैप्ट वैकेंसी, कैप्ट कर लिया, टूम संभाल के लॉकर में बंद कर दी। जो मास्टर की पोस्ट पढ़ाने के काम आनी चाहिए थी जनता के बच्चों को, उनको लॉकर में बंद करके चाबी घेर दी गंगा में। पोस्ट खाली रहेगी 14,000। 14,000 से ज्यादा स्कूल हरियाणा में। अभी मास्टर जी बता रहे इस ट्रांसफर के नाम पे 4800 स्कूल बंद कर दिए, मर्जर कर दिया। बोले बंद नहीं करे, नया शब्द आ गया मर्जर। अभी प्राइमरी के तबादले होने हैं, डर लग रहा है क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि और 5,000 स्कूल जाएंगे और 10,000 पोस्टें उस लॉकर में चली जाएंगी। अगर अभी तो आते तबादले हुए ना, पहली से 5वीं वालों के नहीं हुए, 6ठी से 12वीं वालों के हुए। तो ये जो नए शब्द मर्जर, कैप्ट, चिराग योजना, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये सारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की औलाद है। यहां से निकल कर आई सारी बातें। अगर आप चिराग का विरोध करोगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं समझोगे या उसका विरोध नहीं करोगे, तो चिराग का विरोध नहीं कर सकते। चिराग हो कोई और बात हो, ये सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है
जिसका उद्देश्य जो आज राज कर रहे हैं, बहुत साथी कहकर चले गए, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता, परंतु उनका इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। जो वो कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे, हम 5000 साल पुरानी सभ्यता यहाँ लाएंगे। उस 5000 साल पुरानी सभ्यता में पढ़ाई नहीं थी दोस्तों, अंधविश्वास था, तरक्की नहीं थी, मजदूर था या कोई चालाक राजा था, षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, आम सभा नहीं थी, आम गांव बस नहीं बसते थे जो हम देख रहे हैं। तो अगर ये उस तरफ ले जाना चाहते हैं, हमारी औलाद को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम ले आएंगे। चिराग का मतलब होता है रोशनी करना, और ये चिराग है अंधेरा करने वाला। आज नहीं तो कल करेगा अंधेरा, ये अंधेरा करेगा। सरकारी स्कूलों में फीस लगाना, मैं कह रहा था राइट टू एजुकेशन को खत्म करना। इस देश की जो संविधान बना, उसके जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों को तोड़ने की बात करती है ये शिक्षा नीति। ये कहती है 22 भाषाएं हमारे संविधान में दर्ज है, बराबर का दर्जा है, परंतु एक भाषा का नाम ही नहीं है 150 पेज पर। उर्दू जो बड़ी प्यारी भाषा है, उसका कहीं नाम नहीं है इसके ऊपर। एक भाषा का 150 बार नाम है और एक का एक बार भी नाम नहीं है शिक्षा नीति में। ये हमारे भाईचारे को खत्म करती है, ये बराबरी को। ये कहती है कि जो हम निजी संस्थाएं हैं उनको छूट देंगे स्कूल खोलने की। और एक बात और बताऊं, हम कहते हैं कि फंड बढ़ाया जाए शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षा पे जो निवेश है वो खर्चा नहीं है, ये निवेश है आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले भारत के लिए। हमें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि क्लासरूम के अंदर राष्ट्र बैठा है, वो जाएगा कहीं ना कहीं काम करेगा अपनी जिंदगी में, परंतु इसको बोझ मानते हैं, खर्चा मानते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। खर्चा वो है जो एक साथ 10 लाख का सूट पहनता है सरकारी खजाने से। खर्चा वो है जो 8,500 करोड़ का जहाज चलाता है एक साथ। खर्चा वो है जो बड़े पूंजीपतियों को 10 लाख करोड़ माफ कर दिए आपने। वो खर्चे हैं जो इनको नहीं दिखते। 100-200 करोड़ लगा के इन बच्चों को शिक्षा दे दी जाए, इन बच्चों को अच्छा खाना दे दिया जाए, इन बच्चों को वर्दी दे दी जाए, ये इनको बोझ लगते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अपनी बात को छोटी करते हुए समापन की ओर ले जाते हुए। कई बार हमारे ऐसे में बहुत साथी इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत है, सरकार किस किस को क्या क्या मुफ्त दे, किसको शिक्षा दे, किसको कपड़े दे, किसको स्वास्थ्य दे। ये हमारे को बताया नहीं जाता कि हम मुफ्त कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। मोदी साहब कहा करते जब पिछली सरकारें थी, मैं पूछना चाहता हूं क्या ये मामा के घर से ले आए हैं? हम भी पूछना चाहते हैं, भारत का खजाना क्या मोदी साहब अपने घर से ले आए? जो सारी जवानी भीख मांग के रोटी खाता रहा, ये खजाना किसका है? ये खजाना इस जनता का। सुबह उठते आप चाय बनाते हो, 20 रुपए की चाय पत्ती लेकर आते हो, चाय पत्ती 15 रुपए की है, 5 रुपए खजाने में गए सरकार के। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गया नौजवान, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 45 रुपए का पेट्रोल आपके मोटरसाइकिल में आया, 55 रुपए गए सरकार के खजाने में। तो ये 80% पोर्टल जो खजाना है, ये जनता भर रही है। 80% इनडायरेक्ट टैक्स से हम भर रहे हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि हमारे इकट्ठे करे हुए पैसे मर्जी से वो खर्च करते हैं, जबकि हमारे इस जनता के पैसे इस जनता पे खर्च होने चाहिए। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, ये महंगाई दूर होनी चाहिए, पर वो इस तरफ नहीं देखते, बल्कि हमें एक मंगते बनाते हैं, मंगते कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूँ, वो घर से नहीं देते, इस जनता का पैसा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी व्यवस्थाएं करे, और जब जब जनता खड़ी होती है, पूरा इतिहास बराबर है, मैं भी इतिहास का प्राध्यापक रहा हूँ, बहुत इतिहास पढ़ाया बच्चों को। इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर
कोई तानाशाह टिक नहीं सकता। अगर जनता खड़ी हो जाए, जैसे आज जींद के मैदान में जनता आई है, अगर ये खड़ी हो जाए तो बड़े बड़े तानाशाहों को भगाया जा सकता है। मुझे लगता है आज भाई धर्मेंद्र ढांडा राज्य कार्यकारिणी को ये जनता एक हौसला दे रही होगी, इनके मन के अंदर एक विश्वास पैदा कर रही होगी ये जनता कि आप फैसला करें, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हम देखेंगे, सरकार को भी देखेंगे, इनके मंत्रियों को भी देखेंगे कैसे ये जनता के बीच में आते हैं। ये हौसला लाजमी ले रहे होंगे साथी। दूसरा, मैं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमिलनाडु से लेकर जम्मू तक अभी जगमोहन जी बोल कर गए हैं, वो लागू कर रही है। तो हमने भी कार्यक्रम दिए हुए हैं, पूरे देश में अध्यापकों के, अभिभावकों के सिग्नेचर करवा रहे हैं, उनको इकट्ठा करके राष्ट्रपति महोदया को मिलेंगे, उनसे बात करेंगे क्या क्या गलत काम हो रहे हैं। हमने पूरे देश में व्हीकल जत्थे, मैं बधाई देता हूं हरियाणा के साथियों को, धर्मेंद्र ढांडा, प्रभु सिंह, कृष्ण नैन, सतबीर गोयत, चिरंजी लाल, जो 5 जत्थे लेकर चले हरियाणा के अलग अलग कोने से जनता के बीच गए हैं। ऑल इंडिया का आह्वान सभी राज्यों में चल रहे हैं, जनता के पास जाना होगा। और अभी हम फरवरी मास में बहुत बड़ा मार्च टू पार्लियामेंट करेंगे, उसकी डेट आजकल में घोषित कर देंगे बजट सत्र के अनुसार, और बाकी साथियों से सलाह मशवरा करके उम्मीद है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में वो डेट आएगी, हम पार्लियामेंट में मार्च करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा की मांग पूरी जनता की मांग है, केवल अध्यापक संघ का, सर्व कर्मचारी संघ का मुद्दा नहीं है, इसी प्रकार इस लड़ाई में भी हम पूरी जनता को आह्वान करते हैं। 2024 में चुनाव होंगे, देश में भी होंगे, हरियाणा में भी होंगे, उसकी फिजा कैसे होगी, उस जनता को तैयार करने के लिए हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आंदोलन लड़ेंगे, हम STFI के आंदोलन लड़ेंगे, हम साझे मोर्चों के आंदोलन लड़ेंगे, CITU के साथ मिलकर, मातृ शक्ति के साथ मिलकर साझी कार्रवाइयां करेंगे। हम इस देश की फिजा बदलेंगे। 2023 का वर्ष आंदोलन का वर्ष होगा, लाल आंख करके सड़कों पर चलने का वर्ष होगा। हम 23 में मेहनत का जनता, वो 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज भीख नहीं खाती, परंतु उसकी मजबूरी है, उसको इस काबिल नहीं बनाया गया कि वो कमा के खा सके, उस जनता की लड़ाई लड़ते हुए इस देश की फिजा बदलेंगे। और 24 के अंदर वही राज करेगा, वही राज करेगा जो इस जनता के हित की बात करेगा, जो ठीक शिक्षा नीति लागू करेगा, ठीक नौकरियां देगा, पुरानी पेंशन देगा, वही राज करेगा। हम ऐसा तय करेंगे। 2023 का वर्ष आंदोलनों के नाम होगा। आज से 2 दिन बाद वर्ष शुरू हो रहा है, लगातार संघर्ष करेंगे। और आपने बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये उम्मीद करते हुए हम बड़ी लड़ाइयों की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद साथ।